नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के करंट अफेयर्स सेशन में। रोज हम लोग करंट अफेयर्स 8 बजे शाम को पढ़ते हैं। इसका टाइम थोड़ा सा कुछ कारणों से चेंज किया जा रहा है। अब ये करंट अफेयर्स आपको 9 बजे मिला करेगा, मतलब कि जो करंट अफेयर का सेशन होगा वो इवनिंग में 9 o'clock आपको मिला करेगा प्रतिदिन। तो आप जब भी क्या कहते हैं करंट अफेयर्स के सेशन में जो भी 8 बजे वेट करते थे वो अब आपको 9 बजे मिलेगा। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप में से जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी पुराने हैं हमारे स्टूडेंट्स वो सारे के सारे चैनल को जल्दी से शेयर कर दें अपने दोस्तों में। करंट अफेयर का सेशन हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो सबसे पहली खबर जो आज हमें आपको पढ़ानी है और आपको पढ़नी है वो है, केनिया ने हाल ही में हिंद महासागर में चीन द्वारा निर्मित अपनी नवीनतम मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना लामू बंदरगाह शुरू की। मतलब शॉर्ट में अगर समझे तो चाइना ने केनिया में एक परियोजना स्टार्ट की हुई है, बंदरगाह बनाया हुआ है। कौन सा बंदरगाह है ये, उसकी इमेज भी आपको दिख रही होगी। क्या है, कितने शिप्स खड़ी हो सकती हैं और क्या इसके मायने हैं हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में, या केनिया और विश्व में जो भी पॉलिटिक्स चल रही है उसको लेकर के क्या क्या आपको जानना ज़रूरी है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरी खबर आपके लिए है, बेंजामिन नेतन्याहू बड़े चर्चित व्यक्ति हैं, आप जानते हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। और अब उन्हें हटना कन्फर्म हो गया है। अब इजराइल के प्रधानमंत्री जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू की जगह पर नाफ्ताली बेनेट होंगे। अब ये नाफ्ताली बेनेट कौन है, क्यों ऐसा हो रहा है, इन सब बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हाल ही में इजराइल बहुत चर्चा में रहा फिलिस्तीन से विवाद को लेकर के। गाज़ा पट्टी से जो हमास द्वारा उस पर हमले हो रहे थे, इस पर बड़े कंट्रोवर्सी थी। तो हम लोग इस खबर को भी कवर करेंगे आज। तीसरी खबर जो है वो है एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू, पॉलिटिकल मतलब संविधान से संबंधित है। बंगाल चुनाव के दौरान एक राज्यसभा के व्यक्ति थे स्वपन दास गुप्ता, उनको यहाँ से राज्यसभा से इस्तीफा दिलवाया गया था और कहा गया था कि आप जाइए बंगाल की नाव पार लगाइए। तो इन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था कि हम बंगाल को मुक्त करने के लिए ममता जी से हम इस्तीफा दे करके आए हुए हैं। लेकिन ये इस्तीफा दे करके चले तो गए और वहाँ पर इलेक्शन नहीं जीत पाए, और पुनः इन्हीं व्यक्ति को राज्यसभा में बचे हुए समय के लिए मनोनीत कर दिया गया है। अब यही यहाँ पर कंट्रोवर्सी है कि क्या एक व्यक्ति जो इस्तीफा देता है वो दोबारा अपॉइंट हो सकता है, नहीं हो सकता। अपोजिशन इसी बात पे बड़ा नाखुश है कि आज तक के इतिहास में, मतलब जब से राज्यसभा बनी है तब से लेकर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, तो सरकार ने ऐसा क्यों कर दिया। तो हम आपको बताएंगे क्या ये संभव है या नहीं है। चलिए इस पर भी चर्चा करेंगे। तीसरा टॉपिक है भाई, चाइना जो है, चाइना संबंधित नहीं है ये, पेटा इंडिया और अमूल के बारे में आप जानते ही होंगे, ठीक है। इमेज से ही पता लग रहा है। पेटा जो क्या कहते हैं एनिमल्स के लिए एक उनके एथनिसिटी के लिए एक ग्रुप बना हुआ है। तो पेटा जो है वो अमूल वालों को एक वार्निंग दे रहा है कि भाई एक काम करो, तुम ये जानवरों के दूध बेचना बंद कर दो। अब बड़े आप आश्चर्यचकित होंगे कि जानवरों के दूध बेचना बंद करिए तो फिर दूध कहाँ से मिलेगा। तो पेटा का कहना है कि आप एक काम करिए, पेड़ों से दूध निकालिए ना। कैसे, क्या कंट्रोवर्सी है, डिस्कस करेंगे पेटा और अमूल के विवाद को लेकर के। अगला टॉपिक है जो हम आपसे डिस्कस करेंगे वो है चाइना से संबंधित। चाइना का नाम याद आते ही ना बड़ी स्थिति ऐसी बन जाती है कि वायरस तो वही है, चर्चा उस पर भी देख लीजिए। पहली बार H10N3, ठीक है, बर्ड फ्लू जो है वो मनुष्यों में मिला हुआ है। अब ये कैसे मनुष्यों में चला गया, ठीक है। पहला केस जो है वो चाइना में मिला हुआ है H10N3। अभी हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे ये H10 क्या है, N3 क्यों लगता है, ठीक है। इन सब पे भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगला पॉइंट आप देखिए जो हमें चर्चा करनी है, जीडीपी बहुत तेजी से गिर रही है, गड्ढे में नहीं चली जाए, इससे देखना है कैसे हो सकता है। हालांकि जीडीपी में डिक्लाइन हो रहा है लगातार। अभी कुछ दिन पहले एसबीआई ने इसके बारे में एजम्पशन जारी किया था कुछ कमी करते हुए। अभी हमारे सरकार ने भी कह दिया है कि जीडीपी गिर रही है, ठीक है। जो गिर करके कहाँ तक जाने का अनुमान है, 7.3% तक जाने का अनुमान है। देखा जाएगा क्या मामला है, बहुत फैक्ट नहीं है, बट करंट अफेयर्स में है तो हम आपको इनसे रूबरू करवा देते हैं ताकि आपको पता रहे, ठीक है। नहीं कोई पूछ ले कि ये वाला कह रहे हम तो ये पढ़े ही नहीं थे, ऐसा नहीं है, सब आपको बताया जाएगा। एक हाल ही में वर्चुअली संपन्न ब्रिक्स मीटिंग, ब्रिक्स आप जानते ही हैं, ठीक है, एक देशों का समूह है और इसमें 5 देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए थे। ये वर्चुअल मीटिंग हुई है ना। तो वर्चुअल मीटिंग का मतलब है कि ऑनलाइन मीटिंग हुई है।
क्या है ब्रिक्स, कितने लोग शामिल हैं, ब्रिक कब था, ब्रिक्स कैसे बना, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ एक चीज़ और भी बताएंगे, स्वास्तिक नामक एक तकनीक शुरू की गई है, ठीक है। पुणे के जो CSIR राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है, उसने स्वास्तिक नामक एक तकनीक शुरू की है। क्या है, किससे जुड़ा हुआ है, बात करेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक है जो आपके लिए करंट अफेयर्स में, वो है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन के सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के वैश्विक उपयोग को मंजूरी दे दी है। अभी आपके यहाँ जो कोवैक्सीन लग रही है, ये कोवैक्सीन जो भारत की वैक्सीन है, इसको WHO ने जो है वो मान्यता नहीं दी हुई है। आने वाले समय में मान्यता मिली जाएगी जब चाइनीज़ सामान को मिल जा रहा है। हालांकि अभी चीन की जो वैक्सीन है, जिसको सिनोवैक बोलते हैं ना, इस वैक्सीन को UNO ने दे दिया है मंजूरी कि आप इसे लगवा सकते हैं। तंबाकू विरोधी दिवस के बारे में एक बार और बता चुका था, आज की खबर में थोड़ी सी जानकारी इसकी भी दी जाएगी। तो जल्दी से सेशन को शेयर करिए और चर्चा करते हैं आज की सारी करंट अफेयर्स के बारे में, जो आपको जानना भी ज़रूरी है और आपके लिए परीक्षाओं से संबंधित भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अब हिंद महासागर में कहाँ बंदरगाह बना रहा है चीन। चीन के पास पैसे बहुत सारे हैं, तो इस वजह से वो जहाँ भी ज़मीन पा रहा है वहाँ पैसे लगा करके कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट कर ही दे रहा है। अब यह काम वो किस देश में कर रहा है, मैंने अभी आपको बताया ही था, ये काम वो केनिया में कर रहा है। तो क्वेश्चन आपसे बनता है कि केनिया के पास हिंद महासागर में चीन द्वारा कौन सा बंदरगाह, ठीक है, विकसित किया जा रहा है। तो ये बंदरगाह कौन सा है, लामू पोर्ट है, ठीक है। तो लामू पोर्ट जो है वो केनिया में विकसित किया जा रहा है। क्या है इसकी कहानी, इसको समझने के लिए हम लोग आगे चलते हैं। ये है आपके न्यूज़पेपर की न्यूज़ कि ऑपरेशंस एट लामू पोर्ट टू बिगिन फुली इन जुलाई, की जुलाई में जो है लामू पोर्ट पे जो कार्य होगा वो चालू हो जाएगा। तो क्या है लामू पोर्ट, कहाँ है, इसकी लोकेशन क्या है, ये शिप विप आप जानते ही हैं, देखते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने है, ठीक है, केनिया। केनिया में ये जो वेस्टर्न साइड आप देख रहे हैं, ये ईस्टर्न साइड, सॉरी ये ईस्टर्न साइड जो है, वेस्टर्न साइड हालांकि ये है। आप सबसे पहले केनिया के जो बॉर्डरिंग स्टेट है उनको देखिए। ऊपर में यूथोपिया है, यहाँ पे सोमालिया है, यहाँ पे तंजानिया है और यहाँ पे युगांडा है। मैं अगर इसको थोड़ा सा आपको और मैप में दिखाऊं तो आप इसे समझने की कोशिश करिए। वेट अ मोमेंट, देखिए मैं आपको केनिया यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर गूगल वह बुरा ना माने और ये आपको दिखा दें तब मानिए, हाँ शायद दिखाई देंगे। वेट अ मोमेंट, केनिया तो शायद विश्व में से केनिया को ढूंढ के निकाला जाए भाई। यस बिल्कुल, तो ये आपका केनिया है, शायद आप समझ पा रहे होंगे। और केनिया के जस्ट यहाँ पे बगल में अगर देखा जाए, आप इसको थोड़ा सा देखिए, तो इस वाली लोकेशन को आप देख रहे होंगे ना, ये जो लोकेशन है इसको हम लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश हैं, ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश हैं। तो आपको कई बार इस पर डिस्कशन भी हो चुका है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश हैं जिन्हें हम सीड के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक तो सोमालिया, इरिट्रिया, ठीक है ना, और यूथोपिया, और वेट अ मोमेंट, और डी फॉर जिबूती, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के 4 देश, ठीक है। तो सीड से आप याद रखिएगा, और यहीं पे आप देख रहे होंगे, ठीक है, एकदम देख रहे हैं, आपको 3D में दिखा दिया जा रहा है, टेंशन मत लीजिए। ये केनिया है, सोमालिया के जस्ट नीचे आप केनिया देख रहे होंगे, इधर यूथोपिया देख रहे होंगे, इधर युगांडा देख रहे होंगे। 2 दिन पहले, मतलब 2 दिन पहले के 3 जून की खबर थी, या कल ही की बात है, हमने आपसे डिस्कस किया था रवांडा के बारे में, ठीक है। और रवांडा ये यहाँ पे है, ये आपका केनिया है, केनिया के बगल में युगांडा, फिर इधर तंजानिया। तो चलिए आप लोकेशन को देख चुके होंगे, आइए हम फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये पूरा का पूरा लोकेशन है जो हम आपसे बात कर रहे थे, राइट। अब आपको थोड़ी सी बातें समझ में आ रही होंगी। ये आप देख रहे हैं केनिया के बगल में ये लामू पोर्ट है, लामू आइलैंड, ठीक है, जहां पर आपके लामू बंदरगाह बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये बंदरगाह क्यों बनाया जा रहा है, इसके पीछे थोड़ी सी बातें आप समझिए। देखिए ये यहाँ पर केनिया के बॉर्डरिंग स्टेट पर लामू है, और ये जो है यहाँ से लेकर के
और ये सूडान तक, ठीक है, सूडान तक पूरा का पूरा एक एरिया बन रहा है जो इस परियोजना के तहत बन रहा है। अगर हम केनिया की इस परियोजना के बारे में और बताएं उसके पहले आप जान लीजिए ये केनिया के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, उहुरु केन्यात्ता, ठीक है, बहुत कठिन नाम ये लोग रख लें, अगर आपको याद हो जाए तो आप याद कर लीजिए। ये पूरी परियोजना है, इस परियोजना को एक नाम दिया गया है, उस परियोजना का नाम क्या है, लापसेट परियोजना, ठीक है, लापसेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ये आप देख रहे होंगे लापसेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट। अब अगर आप लापसेट को समझिए तो यहाँ पे लामू आपको दिख ही रहा है, ठीक है, LA का मतलब हो गया ये लामू, ठीक है। और फिर आगे अगर आप आएंगे तो जो कहाँ गया भाई यूथोपिया, इस मैप को बहुत अच्छे से आप देखिए। इस मैप में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे देखिए ये लामू पोर्ट यहाँ पे है केनिया के वेस्ट ईस्टर्न साइड पे, और लामू पोर्ट से लेकर के साउथ सूडान तक ये एक पूरा का पूरा कनेक्टिविटी बनाई जाएगी इस परियोजना के द्वारा। ये जो परियोजना बनाई जा रही है, इस परियोजना को जो नाम दिया गया है वो लैपसेट परियोजना दी गई है। यहाँ पर लैपसेट परियोजना आपको दिख रही होगी, लैपसेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट। अगर इसको और समझने की कोशिश करिए तो देखिए ये लामू से स्टार्ट हो रहा है, तो लामू पोर्ट है, ठीक है, तो लामू पोर्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो लामू पोर्ट में से L ले लिया गया लामू में से, ठीक है, LA, और P फॉर पोर्ट, लैप यहाँ से बन गया। और फिर यहाँ पे साउथ सूडान है तो एक S यहाँ से, एक S यहाँ से, मतलब ये डबल S यहाँ पे ऐड हो गया। और चूंकि ये यूथोपिया को भी कनेक्ट करेगा इसलिए ET यहाँ से ले लिया गया। तो ये पूरा का पूरा लैपसेट जो प्रोजेक्ट बना हुआ है, कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो बना हुआ है, ये इन्हीं तीनों की एक कनेक्टिविटी है। अगर आप इसी में से देखें तो यहाँ से जो कनेक्टिविटी बनी है वो ट्राई कलर में है। इसका मतलब है कि वो तीन अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। एक तो ये जो प्रोजेक्ट लामू से लेकर के साउथ सूडान तक डायरेक्ट जाएगा, और यहाँ पर एक जो केनिया में सिटी है जिसे आप बोल रहे हैं इसीलो, इसी सिटी से जो है ये टर्न होकर के यूथोपिया के लिए ये लिंक प्रोजेक्ट जो है वो मुड़ेगा। इस लिंक प्रोजेक्ट में अगर देखिए तो यहाँ पर रेलवेज भी हैं, यहाँ पर हाईवेज भी हैं, और यहाँ पर गैस पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन भी है। तो जितनी भी चीज़ें वो इंपोर्ट होंगी कहाँ पे, केनिया में, तो केनिया से इंपोर्ट हो करके वो कहाँ जा पाएंगी, वो साउथ सूडान में जा पाएंगी और वो यूथोपिया में जा पाएंगी। इसका मतलब है आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये जो काम है वो केवल और केवल एक ही चीज़ कर रहा है, वो क्या, लिंक करने की कोशिश कर रहा है। तो सर ये अलग से पोर्ट बनाने की क्या ज़रूरत है जब ऑलरेडी केनिया में एक पोर्ट था। केनिया में जो पहला पोर्ट था, इसके पहले लामू के जस्ट नीचे देखेंगे, जिसका नाम है मोम्बासा। तो अगर मोम्बासा पोर्ट केनिया में था तो क्यों ये लोग एक नया पोर्ट बना रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके मन में ये आ सकता है कि अगर आप गूगल अर्थ में ये केनिया को फिर से देखें तो जो केनिया है, यस, अब अगर इसको मैं ऐसे दिखाता हूं तो केनिया, ये केनिया का पूरा बॉर्डरिंग जो स्टेट बन रहा है, मतलब ये ऐसे ऐसे देख लीजिए, ये पूरा का पूरा केनिया है। तो आपके मन में होगा सर यहाँ पे लामू पोर्ट बना करके इसे आप साउथ सूडान तक ले जा रहे हैं। तो यूथोपिया और साउथ सूडान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब कि यहाँ पर कहीं से महासागर नहीं मिल रहा है, ठीक है, जहाँ से ये अपने सामान को आयात कर सके। तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये केवल केनिया को ही प्रेफर क्यों कर रहे हैं। यूथोपिया जो है वो यहाँ पे ऊपर देखिए तो इरिट्रिया भी एक ऑप्शन में है, जिबूती भी एक ऑप्शन में है, और ना सही तो यहाँ पर ये सोमालिया से भी तो कनेक्टिविटी ये लोग बना सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके मन में अगर आ रहा है तो ये एकदम सही क्वेश्चन है, इसके बारे में आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए, जैसे अगर हम लोग बात करें यूथोपिया की इरिट्रिया के बारे में, तो यूथोपिया और इरिट्रिया उसी प्रकार से दुश्मनी रख रहे हैं जैसे कि हमारा भारत और पाकिस्तान का, उधर जापान का और चाइना का, ठीक है, मामला चलता रहता है। वैसे ही इन दोनों में दुश्मनी है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि प्रेसिडेंट यूथोपिया को नोबेल पीस का नोबेल मिला था, ठीक है, केवल इसलिए कि उन्होंने इरिट्रिया से क्या शांति व्यवस्था कायम करने की बात की हुई थी, ठीक है। तो अगर इरिट्रिया ऑप्शन से हट गया तो अब बचा कौन सा, जिबूती और सोमालिया। अगर हम सोमालिया के बारे में बात करें तो सोमालिया में जितने लोग हैं यहाँ पे तो ऑलरेडी लुटेरे हैं, तो यहाँ पे तो कोई शिप जाने से ही घबराती है, कोई शिप जाएगी तो यहाँ पायरेट्स ऑफ जो क्या कहते हैं सोमालिया हैं, मतलब यहाँ के जो समुद्री लुटेरे हैं वो शिप को लूट लेते हैं। तो एक तरीके से
यहाँ पे अगर ये लोग कोई भी अग्रीमेंट करते हैं तो क्या ये सुरक्षित है? आपके मन में कह रहे होंगे भाई कि हाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मैं आपको सोमालिया के बारे में बताऊं तो यहाँ पे जो मोम्बासा पोर्ट है केनिया में, ये लगातार इस पे भी लूटपाट करते रहते हैं। अब जब सोमालिया जो है वो ऑप्शन से हट गया, सोमालिया हट गया और एक तरीके से इरिट्रिया हट गया, तो आप पूछ रहे होगे सर कि ये जिबूती जो है यहाँ से क्यों ये अपना व्यापार नहीं कर लेते? तो मैं आपको बताऊं, अभी तक यूथोपिया का जितना भी व्यापार ये लोग कर रहे थे वो जिबूती से ही हो रहा था, ठीक है ना। लेकिन वहां पे एक लार्ज मेजर पे जो इंपोर्ट है वो मुश्किल है, ठीक है। अभी तक यही इसको कोऑपरेट कर रहा था, लेकिन विकल्प भी तो और होने चाहिए सरकार के पास। तो इसीलिए विकल्प के तौर पर ये लामू पोर्ट विकसित किया जा रहा है। और ये जो लामू पोर्ट विकसित किया जा रहा है, ये कौन सी कंपनी कर रही है? ये चाइना की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो ऐसा कर रही है, ठीक है। तो अब आपको ये लैबसेट प्रोजेक्ट मुझे लगता है पूरी तरह से समझ में आया होगा कि ये लैबसेट प्रोजेक्ट है क्या। लैबसेट प्रोजेक्ट में कितनी गैस पाइप मतलब पाइपलाइन का व्यवस्था है, वहाँ पे रेलवेज भी हैं, हाईवेज भी हैं, किसको कनेक्ट कर रहा है? तो ये साउथ सुडान और यूथोपिया को कनेक्ट कर रहा है। ऐसा क्यों है कि इनके लिए अलग से लामू पोर्ट विकसित करना पड़ रहा है? वो केवल इसलिए है ताकि ये लोग लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, ठीक है। अब ये जो लामू पोर्ट है, सोमालिया इसके बारे में भी सोच रहा होगा कि चलो तुम पोर्ट वोर्ट बना लो, हमको पैसे वैसे खर्चे करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कभी 10-20 लोग लेकर के आपके पोर्ट पे आ जाएंगे, हमारा कार्य जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि और इसके बारे में अगर समझें तो ये जो मैंने अभी आपको लैबसेट प्रोजेक्ट के बारे में बताया वही है, ठीक है। उसका मेन उद्देश्य क्या है? तो लैबसेट प्रोजेक्ट की सारी कहानी मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो कंपनी है चाइना की, जिसका पूरा नाम है चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो CCC और C, ये 4 बार C वाली जो कंपनी है चाइना की, यही लामू पोर्ट को विकसित कर रही है। कहाँ पे? केनिया में विकसित कर रही है, ठीक है। ये पोर्ट जो है वो कितनी शिप्स का, कितनी बर्थ का बनेगा? तो 32 शिप्स का पोर्ट होगा। मतलब एक साथ यहाँ पे 32 शिप्स जो होंगी वो यहाँ पे स्टैंड कर पाएंगी, मतलब वहाँ आकर के रुक पाएंगी। ये जो है पहले बर्थ का कार्य लगभग पूर्ण है, दूसरा जो है वो जुलाई में ऑपरेशनल हो जाएगा। ये उनके अपने पूरे के पूरे प्रकरण है, ठीक है। अगर ये बन जाता है तो निश्चित ही तौर पर साउथ सुडान के लिए और क्या कहते हैं उसके लिए यूथोपिया के लिए एक अच्छी बात होगी, ठीक है। आपके लिए मोम्बासा एयरपोर्ट केनिया में पहले से था ही, उसी के बाद लाम्बू बंदरगाह जो है वो दूसरा पोर्ट वहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ये परियोजना जो है, जो लैबसेट परियोजना है, इसकी शुरुआत 2012 में ही हो चुकी थी, लेकिन अब धीरे धीरे उस पर कार्य कंप्लीट होने को है, ठीक है। तो लामू प्रोजेक्ट के बारे में जितनी बातें आपको जाननी थी वो आप जान सकते थे, ठीक है। मैंने आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में भी बता दिया है, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में क्या क्या इश्यूज हैं, ठीक है, वो भी बता दिए। यूथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, ठीक है, इनसे क्या रिलेशन है, इन पे भी चर्चा हो गई, ठीक है। तो लामू पोर्ट कहाँ बन रहा है? केनिया में बन रहा है। किसके द्वारा विकसित हो रहा है? तो ये चाइना के द्वारा विकसित हो रहा है, ठीक है। तो ये इतनी कहानी जो आपको जानना था वो आप पहली खबर में जान चुके हैं। अगर आपको कोई चीज़ और जाननी हो, कुछ पूछना हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके बारे में भी जान सकते हैं। चलिए अगली खबर है आपके लिए, कौन हो सकते हैं नेतन्याहू के विकल्प? नेतन्याहू मतलब इजराइल, ठीक है। अगर आप इजराइल को ध्यान से देख रहे हैं तो मैं आपको लेके चलता हूँ सैर पे, शायद आपको गूगल जी जो है वो इजराइल दिखा पाए। लेट्स सी, दिखा दीजिए प्लीज़, हमारे स्टूडेंट्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बिल्कुल, ये रहा, ठीक है। ये इजराइल है, इसी को हम लोग यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये सिनाई पेनिनसुला कहलाता है, ठीक है। ये इजराइल है, ठीक है। मैप पे आपको दिख रहा होगा, और आप चाहें तो इसे मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये जेरूसलम, जिसका बहुत विवाद चल रहा था, ये गाजा स्ट्रिप है, गाजा पट्टी, जहाँ से हमास के लोग हमला कर रहे थे, ठीक है। ये जो है आप देख रहे होंगे मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, दिस वन, राइट। गूगल भी कितना बढ़िया दिखा देता है, आप इसको जितना जूम करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं। चलिए, आपके काम भर का मैंने कर दिया है जूम। आगे चलिए बात करते हैं क्या है पूरी खबर। तो यही जो इजराइल मैंने अभी आपको देखा, यहाँ पे जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था बेंजामिन नेतन्याहू, इनके पद से हटने की बात हो रही है। बहुत दिनों तक ये राष्ट्र प्रधानमंत्री रह चुके हैं, अब इनके पद से हटने की बात हो रही है, और इनकी जगह पे जो व्यक्ति वहाँ का प्रधानमंत्री बनने के लिए आगे है वो है नाफ्ताली बेनेट। अब ये नाफ्ताली बेनेट कौन है, आइए इनके बारे में भी डिस्कस करते हैं।
तो ये उसके न्यूज़पेपर हैं कि नाफ्ताली बेनेट कौन है और यही जो है नेतन्याहू को रिप्लेस करेंगे, यही हैं, आप देख लीजिए, ठीक है, नाफ्ताली बेनेट साहब। और ये इनका नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। ये जो नए प्राइम मिनिस्टर होने वाले हैं बेनेट साहब, इनको भी समझिए कि इनकी आइडियोलॉजी क्या है, बेंजामिन नेतन्याहू से अलग है या नहीं। तो इनके स्टेटमेंट से ही आप देख सकते हैं कि आई हैव ऑलरेडी किल्ड अ लॉट ऑफ अरब्स इन माई लाइफ एंड देर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वक्ता भाई हैं, ये पहले भी सेना में रह चुके हैं। इनका कहना है कि मैंने बहुत सारे अरब वालों को मारा है, तो मुझे इन सब चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है, जो नया प्राइम मिनिस्टर इजराइल का बनने वाला है, ये तो हमारे भारत की तरह से हम लोग अखंड भारत की बात करते हैं, वैसे ही अखंड इजराइल का प्रोपेगेटर है। ये अखंड इजराइल की बात करते हैं। इसका मतलब हम लोग आगे चल के ये भी देख सकते हैं कि ये जो टुकड़ों में बटा हुआ है, मतलब टुकड़ों में बटने का मतलब है ये गाजा स्ट्रिप कौन है और ये फिलिस्तीन वाले कौन है, ये इस पे भी विचार कर सकते हैं। हालांकि इनकी जो आइडियोलॉजी है वो नेतन्याहू जैसी ही है। मैं ये कह सकता हूँ कि फेस तो ज़रूर बदल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इजराइल के जो पॉलिसीज़ हैं उनमें कोई चेंजेस आएगा। तो ये इजराइल का जो मैप अभी मैंने आपको दिखाया था, ये आप देख सकते हैं, यहीं के प्राइम मिनिस्टर की हम लोग बात कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में आपने देखा कि ये 14 साल पावर में रह चुके हैं और बहुत ही पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत लाइकिंग थी इनकी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इन्हें हटना पड़ रहा है। तो ये सारा मामला जो है हटने का, वो आता है चुनाव पे। अगर हम लोग इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन ही एक ऐसा माध्यम है जो बड़े बड़े व्यक्तियों को भी अपने पद से हटाता है। तो इलेक्शन जो है, कुल इजराइल में कितनी सीटें हैं? 120 सीटें हैं, और जिसमें से बहुमत पाने वाला व्यक्ति ही प्रधानमंत्री वहां पर चुना जाता है, ठीक है। अभी हाल ही में जो फ्रेश इलेक्शंस हुए थे, एक बात मैं आपको बताऊं, जो इजराइल में इलेक्शंस होते हैं वो किसी कैंडिडेट पे नहीं होते हैं, बल्कि वहाँ की पार्टी के बारे में इलेक्शंस होते हैं। तो वहाँ पे जो वोट पड़ते हैं वो कैंडिडेट्स पर नहीं पड़ते, बल्कि जो पार्टी होती है, पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करती है और वो लोग वोट पार्टी को करते हैं, ना कि कैंडिडेट को वोट करते हैं, जैसे अपने यहाँ होता है, ठीक है। अब ये पूरे के पूरे इलेक्शन के आप समीकरण को समझिए। तो कुल 120 जो सीटें थी, उसमें से नेतन्याहू को कितनी सीटें मिली थी? 52 सीटें मिली थी। और जो नेतन्याहू के विपक्ष में थे, उनको सीटें कितनी मिली थी? 57 सीटें मिली थी, ठीक है। अब अगर देखे जाए तो कुल मिला करके लगभग 61 टू 62 सीट्स जो लोग पाते हैं, ठीक है, 61 ही मानिए, ये उसका मैजिकल नंबर है जो पाने के बाद आप अपनी बहुमत को सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर नेतन्याहू को कितने वोट चाहिए? अगर देखे जाए तो लगभग 9 वोट चाहिए नेतन्याहू को अपनी बहुमत बनाने के लिए, जबकि एंटी नेतन्याहू जो है उनको केवल और केवल कितने वोट चाहिए? वो 4 वोट ही इनको कंसीडर करने हैं। 4 मतलब 4 नंबर ऑफ पीपल जो है अगर इनके साथ मिल जाए तो ये हो सकता है। अब यहीं पर मलाई खाने की बात आती है इन 11 व्यक्तियों के बारे में। ये जो 11 व्यक्ति हैं, जो ना तो एंटी नेतन्याहू थे और ना तो प्रो नेतन्याहू थे, ये 11 लोगों को अगर हम डिवाइड करें तो इसमें 2 लोग हैं। एक तो यामिना, ठीक है, एक अलग पार्टी है और एक यूनाइटेड अरब लिस्ट। इसका मतलब है कि इजराइल में भी अरब के समर्थक जो हैं वो 4 सीटें पूरी किए हुए हैं। लेकिन अगर ये 4 सीट जो है, जो इन्होंने पाई हुई है, ये किंग मेकर नहीं बन पा रहा है। किंग मेकर का मतलब है कि एक तो अरब जो है, ये किसके बारे में बात करेंगे? ये अरब्स के बारे में बात करेंगे, उनके वेलफेयर के बारे में बात करेंगे। और इजराइल जो है कहीं ना कहीं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे जो समीकरण बना है, ये 11 लोग किस तरफ जाते हैं? अगर ये 11 के 11 लोग किसकी तरफ चले जाएं? वो नेतन्याहू जी की तरफ चले जाएं, तब तो इन्हें बहुमत मिल सकता है। लेकिन अगर मानिए ये अरब के लोग तो जाएंगे नहीं, अभी हाल ही में लड़ाई उड़ाई खूब हुई है इनके पक्ष से, तो ये अरब के लोग जो है नेतन्याहू का सपोर्ट करेंगे नहीं। और अगर मान लीजिए ये जो यामिना पार्टी के जो लोग हैं, ये पूरे के पूरे चले भी जाए नेतन्याहू की तरफ, तो अगर इसमें 7 ऐड भी कर देंगे तो 59 आ जाएगा। मतलब अभी भी ये मेजॉरिटी सिक्योर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए नेतन्याहू का जाना तो लगभग तय है। अब बात करते हैं कि एंटी नेतन्याहू कैसे अपने बहुमत को सिक्योर करेगी। तो ये जो यामिना नामक जो ग्रुप है, ठीक है, यामिना नामक ग्रुप जो है ये इसको समर्थन करने को तैयार है। अगर ये समर्थन दे देता है, अब इसके पास भी एक रीजन है कि अगर ये समर्थन नहीं देता है तो अरब वाले भी समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि 4 सीट पाने पर भी इनका अपना बहुमत हो जाएगा,
ठीक है। तो यामिना वालों ने कहा कि भाई टसन लेने की कोई बात नहीं है, नेतन्याहू के साथ जाने का कोई फायदा नहीं है, बेहतर है कि गो विद एंटी नेतन्याहू। अब ये 7 लोग चले गए तो ये अरब वाले भी बेचारे क्या करेंगे? अरब वालों की जरूरत इनको नहीं है, लेकिन फिर भी कहा गया चलो ठीक है, तुमने जीती थी सीटें इलेक्शन, तो आ जाओ हमारे साथ रह लेना। तो ये जो हैं, ये इनके समर्थक ये एंटी नेतन्याहू जाने के फिराक में हैं, और ज़्यादा संभावना है कि चले भी जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी विकल्प नहीं है जैसे ये लोग बना सके पार्टी। अब एक ही विकल्प है, वो ये 7 4 11 के 11 लोग सपोर्ट कर दे, जो बहुत ही मुश्किल दिख रहा है। अरब के लोग इधर तो नहीं जाएंगे, और 7 लोग जा भी जाएंगे तो फिर नेतन्याहू की सरकार नहीं बन पाएगी। अब यहीं पर कहानी होती है। तो अब यहाँ पर जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था बेनेट के बारे में, वो बेनेट जो है वो इस बड़ी पार्टी के व्यक्ति नहीं है, ठीक है। वो बेनेट जो है वो यही यामिना पार्टी के मेंबर है, मतलब कि वो उसके जो है मुखिया हैं। तो यामिना पार्टी के जो मुखिया हैं बेनेट, वो बनेंगे क्या? प्रधानमंत्री। तो इन्होंने मिलकर के 2-2 साल का टेन्योर बांट रखा है कि 2 साल पहले ये प्रधानमंत्री रहेंगे, देन इस पार्टी के प्रधानमंत्री रहेंगे। आप देख सकते हैं कि 7 सीट सिक्योर करने वाला व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री की दौड़ में है। कहा जाता है ना, कभी कभी दिन अच्छे आ जाते हैं, ठीक है। हालांकि ये तो डायलॉग हम लोग बहुत दिन से सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इजराइल में यामिना वालों का जो पार्टी है उनका दिन अच्छा है। वो नेतन्याहू की जगह पर प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा मैजिकल रिकॉर्ड है जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, ठीक है। तो वहाँ के इजराइल के इलेक्शन जो होते हैं, मैंने आपको कहा था, वही चीज़ें हैं जो लिखाई गई हैं। यामिना को 7 सीट मिली हुई है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से ये जो ये जो साहब हैं, ठीक है, यही प्रधानमंत्री बनेंगे नेतन्याहू जी की तरफ, ठीक है। और ये जो लैपिड साहब हैं जो 45 सीट्स पाए हुए हैं, ठीक है, ये लैपिड जो होंगे वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ठीक है। और ये जो होंगे वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। देख सकते हैं ये 7 सीट है, उसके बाद भी किंग मेकर का भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है। तो नेतन्याहू जी का जाना तय है। उनकी जगह पे कौन बनेंगे राष्ट्रपति, इसका नाम आप याद रखिएगा, बेनेट जी बनेंगे, ठीक है। बेनेट के बारे में मैंने लगभग आपको बातें बता ही दी, और आपको पढ़ना होगा तो PDF आप TCS पाठशाला नामक क्या कहते हैं चैनल पे, टेलीग्राम पे जाकर के आप इस PDF को ले सकते हैं और भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये 2 कहानियां मैंने आपको समझा दी। अब आते हैं तीसरी स्टोरी के बारे में। ये जो थर्ड स्टोरी है वो है, क्या चुनाव के लिए दिए गए इस्तीफे को चुनावोपरांत वापस लिया जा सकता है? मतलब मैं आपको समझाता हूँ पूरी कहानी हुई क्या है, ये समझिए। कहानी ऐसी हुई है कि स्वपन दास जो गुप्ता थे, इनको बंगाल से चुनाव लड़ाने के लिए बीजेपी ने इस्तीफा दिलवाया। कहाँ से? राज्यसभा से, जो हमारे यहाँ का उच्च सदन होता है। अभी जब इस्तीफा दे करके बंगाल चुनाव लड़ने गए तो इन्होंने बहुत सारी बातें कही कि मैं बंगाल का पूर्ण वो उद्धार करने आया हूँ, अपने पद को त्याग करके। हालांकि ये उद्धार नहीं कर पाए और बंगाल में इलेक्शन नहीं जीत पाए, और दोबारा इन्हीं स्वपन दास गुप्ता को मनोनीत कर दिया गया है। दोबारा नहीं, जो इनका बचा हुआ कार्यकाल था उसी को पूरा करने के लिए। तो मेन विवाद इसी बात का है कि जो इस्तीफा दे चुका हो, क्या उसी व्यक्ति को दोबारा अपॉइंट किया जा सकता है कि नहीं। तो हालांकि आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि स्वपन दास गुप्ता हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में फिर से मनोनीत किए गए। उन्हें किस राज्य से चुनाव लड़ा? तो ये कहाँ गए थे? ममता जी के खिलाफ लड़ाई लड़ने गए थे, तो वेस्ट बंगाल। आप ध्यान रखिएगा क्या है पूरी कहानी, ये देखिए। राज्यसभा में ये दोबारा आ गए हैं, ये आ सकते हैं नहीं आ सकते, इनका चेहरा आप पहचान लीजिए। यही भाई साहब हैं स्वपन दास गुप्ता जी, ठीक है। अब यहां पर पढ़िए, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 80 के क्लॉज 3 के तहत राष्ट्रपति ने बचे हुए कार्यकाल के लिए स्वपन दास गुप्ता को पुनः नियुक्त कर दिया है, ठीक है। रिमाइंडर टर्म, मतलब जो रिमेनिंग टर्म है, जो बचे हुए टर्म है, उसके लिए नियुक्त कर दिया गया है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 80 का क्लॉज नंबर 3 के अनुसार ये प्रावधान किया गया है। आइए थोड़ा सा संविधान के बारे में बात करते हैं, ठीक है। संविधान के बारे में अगर बात करें, स्वपन दास गुप्ता जी का ट्वीट भी है कि इन्होंने कहा था कि हम जा रहे हैं, ठीक है, बीजेपी कैंडिडेट के रूप में। कौन से असेंबली में? तारकेश्वर विधानसभा सीट से इन्होंने इलेक्शन लड़ा हुआ था, ठीक है। आर्टिकल 80 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर आप जानिए तो राज्यसभा
के बारे में आप हमारा जो संसद है वो किससे बनता है? लोकसभा राज्यसभा से बनता है। ठीक है, राज्यसभा में कितने मेंबर हैं? 250 अधिकतम। लोकसभा में कितने? 545 वर्तमान में है, 552 जो है अधिकतम हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग राज्यसभा के बारे में बात करें तो राज्यसभा में 238 लोग जो होते हैं वो स्टेट से इलेक्टेड होते हैं। 12 लोगों को 4 क्षेत्रों से राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और वो 4 क्षेत्र जो हैं वो आर्ट है, लिटरेचर है, साइंस है और सोशल सर्विस है, समाज सेवा है। ठीक है, इन 4 क्षेत्रों से 12 लोगों को मनोनीत करने का प्रावधान जो है वो राज्यसभा में राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 लोग को, आंग्ल भारतीयों को नियुक्त करता था, लेकिन जो अब प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या कहा जाता है, इसको थोड़ा सा समझिए कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को जिसके पास अच्छी योग्यता हो किसी एक क्षेत्र में, लिटरेचर में हो, साइंस में हो, आर्ट में हो, सोशल सर्विस में हो ना, इनमें से किसी में भी हो, तो वह उस व्यक्ति को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। ठीक है ना। और इतनी ही बात को अगर ध्यान रखा जाए तो जैसे ये कोई एक व्यक्ति है, मैं आपको समझाता हूँ, ये कोई व्यक्ति हैं, स्वपन दास गुप्ता के बारे में ही जान लीजिए। तो स्वपन दास गुप्ता जी रिजाइन करके चले गए, तो वो सीट खाली हो गई राज्यसभा में। अब राज्यसभा में एक दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करना है जो बचा हुआ कार्यकाल है उसके लिए। भाई मान लीजिए कि 12 लोगों को मनोनीत किया था, एक लोगों ने इस्तीफा दे दिया, तो कितने बचे? 11 बचे। अब एक लोग को राष्ट्रपति मनोनीत तो कर सकता है ना, चूंकि 12 लोग होने चाहिए। तो स्वपन दास गुप्ता को ही उन्होंने दोबारा योग्य पाया और दोबारा उनको बचे हुए कार्यकाल के लिए नियुक्त कर दिया। तो ये एक तरीके से रीअपॉइंटमेंट है। ठीक है भाई, राष्ट्रपति किसी न किसी को तो मनोनीत करेगा, तो उन्होंने कहा कि स्वपन दास गुप्ता ही उस योग्य हैं कि हम उन्हें मनोनीत कर देते हैं। अब यहां पर कंट्रोवर्सी इस बात की है कि आज तक एक ही व्यक्ति को दोबारा मनोनीत नहीं किया गया है। तो विपक्ष कह रहा है कि 1952 से आज तक ऐसी कहानी नहीं हुई है, हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट बाद में क्या निर्णय देता है इस पर चर्चा होगी, लेकिन संविधान की जब आप बारीकियां पढ़ते हैं तो आपको यह पता लगता है कि ये सब चीजें भी संभव हैं। ठीक है, तो भाई जैसे किसी और व्यक्ति को करता, बी नाम के व्यक्ति को करता, वैसे स्वप्न दास गुप्ता को ही कर दिया बचे हुए टेन्योर के लिए। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी जो आपको शायद पता लग गई होगी। ठीक है, अब ये सारी कहानी आर्टिकल 154 के बारे में आप जान सकते हैं, और इट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू करंट अफेयर। हाँ, ये ट्वीट आप देख लीजिए, जयराम रमेश जी ने कहा है कि ये फर्स्ट टाइम है 1952 से जब ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, हर चीज़ें जीवन में पहली बार होती हैं, तो पहली बार ये हुई हैं। लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। संजय हेगड़े जी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस जाएगी सुप्रीम कोर्ट, तो ठीक है जाए, देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना था, हाल ही में दोबारा अपॉइंटमेंट किसका हुआ है वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्वपन दास गुप्ता कहाँ से इलेक्शन लड़े थे? वो वेस्ट बंगाल से लड़े थे। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कहाँ से इस्तीफा दिया था, तो राज्यसभा से इस्तीफा दिया था। ठीक है, चलिए भाई अगली कहानी है अमूल। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसकी बात की थी। अमूल ने कहा है, अमूल तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, अमूल ने कहा है प्रधानमंत्री जी से कि साहब ये पेटा को बैन कर दो। ठीक है, पेटा को बैन कर दीजिए, नहीं तो ये जो है किसानों की आय को समाप्त कर देगा। क्योंकि पेटा जो है वो इस बात पे चर्चा कर रहा है कि आप जानवरों का दूध निकाल रहे हैं, इससे जानवरों का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो आप एक काम करिए, गाय का दूध गाय के बच्चे को पीने दीजिए, ये उनका मौलिक अधिकार है। तो आप लोग को अगर दूध पीना ही है तो आप दूध वाली फीलिंग के लिए आप पेड़ों से दूध निकालिए, पेड़ों से दूध निकालिए। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है, लेकिन अभी हम लोग बताएंगे वेगान प्रोडक्ट्स के बारे में, और आजकल लोग भी इसको खूब फॉलो कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरी कंट्रोवर्सी ये है कि पेटा ने अमूल को कहा कि भाई आप ऐसा मत करिए। अमूल ने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कर दी कि सर इसको तो बैन कर दो, इसको बैन नहीं करोगे तो हम जो किसानों से अमूल का ये भी कहना है कि हमारे जो 90% लोग हैं जो दूध देने वाले हैं वो किसान हैं, और उनके पास खेत भी नहीं है, मवेशी पाल करके ही वो दूध को बेच करके अपने जीवन यापन करते हैं। और हमारा ये 90 to 95% जो आता है मिल्क वो किसानों से ही आता है। तो अगर पेटा जिस तरह से बात कर रहा है इस तरीके से, तो किसानों को बेरोजगार कर दिया जाएगा। हम उनके आमदनी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं और ये पेटा इधर उधर की बात कर रहा है। तो ये पूरी बात ध्यान रखिएगा, किस संगठन को प्रतिबंधित करने की बात हुई है, तो पेटा को प्रतिबंधित करने की बात हुई है अमूल कंट्रोवर्सी में। ठीक है, क्या है अमूल और पेटा विवाद, इसके बारे में आप डिस्कस कर लीजिए और जान लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आइए अमूल के जो व्यक्ति हैं, एमडी हैं, उनका ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं। अमूल के प्रोडक्ट्स तो आप जानते ही होंगे, आप लोग बड़े परिचित हैं इससे। हाँ, ये देखिए दिया भी गया है कि इतने सारे 70% लैंडलेस फार्मर्स हैं
ठीक है ना। 100 मिलियन डेयरी फार्मर्स हैं, उन पर क्या कहते हैं गाज गिर जाएगी अगर आप ऐसा कोई भी निर्णय करते हैं। इसलिए पेटा को तुरंत का तुरंत बैन कर दीजिए, ये भारत के लिए बढ़िया नहीं है। पेटा के बारे में जान लीजिए। पेटा की शुरुआत जो है 1980 में हुई थी, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट्स में। पेटा का फुल फॉर्म जो है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स है। ये जानवरों के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में बहुत सारे रिसर्च करता रहता है और उनके बारे में बात करता रहता है, ठीक है। तो एक तरीके से मान लीजिए कि जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मनुष्यों के मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करता है, बात करता है और सुरक्षा करता है, वैसे ही एक संगठन पेटा मतलब एनिमल्स के लिए बनाई गई है, ठीक है। अब काऊ मिल्क आप पीते ही हैं। आप सारे लोग काऊ मिल्क को अगर कंसीडर करिए तो काऊ मिल्क के बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं, आप समझने की कोशिश करिए। काऊ मिल्क जो है बहुत फ़ायदेमंद है, आप सारे लोग जानते हैं। फैट कम होता है, कैलोरीज जो है 100 ग्राम कहते हैं अगर देखा जाए काऊ मिल्क में, तो ये पूरा का पूरा डेटा दिया गया है, ठीक है। डेटा पे कोई क्वेश्चन नहीं बनता, बट यू शुड नो एटलीस्ट। अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, जो पेटा कह रहा है कि आप क्या करिए, आप वेगन प्रोडक्ट यूज़ करिए, मतलब आप गाय का दूध ना यूज़ करिए, वेगन प्रोडक्ट यूज़ करिए। अब वेगन प्रोडक्ट से क्या क्या खामियां हैं आपको ये समझाते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इनका कहना यह है कि जैसे आप नारियल देख रहे हैं ना, नारियल को क्या करिए, इस वाले भाग को क्या करिए, पीस लीजिए मिक्सी में, और उसके बाद उसे उसमें पानी मिला लीजिए, एंड देन उसको आप छान लीजिए, और फिर ऐसा दूध का कलर हो जाएगा और आप इसे दूध समझ करके पी लीजिए, ठीक है। ये पेटा वालों का कहना है भाई साहब। ये अक्सर लोग जो उस पर डाइट पे रहते हैं तो वो सब ऐसा यूज़ भी करते हैं, ठीक है। हालांकि एक चीज़ तो कहना सत्य है कि जो मिल्क है, ओरिजिनल मिल्क है, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, बट फिर भी बहुत से लोग इसे पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे ही कोकोनट क्या कहते हैं मिल्क, सोया मिल्क, ठीक है, पी मिल्क, एलमंड, ओट फ्लैक्स ना, ऐसे बहुत सारे वेगान प्रोडक्ट्स इन्हें ही कहा जाता है जो फ्रूट से बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एलमंड मिल्क, मतलब एलमंड को क्या करो, आप एलमंड को ले लो, फिर उसको भिगो दो एंड मिक्सी में, देन यू मिक्स इट। उसके बाद उसमें पानी मिला सकते हैं आप, ठीक है। और फिर उसका वाइट कलर का जब वो कलर आ जाता है, देन यू ड्रिंक इट, ठीक है। हालांकि पेटा इसीलिए ये कह रहा है कि आप इन सब का प्रयोग करिए। क्यों जानवरों के दूध का प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप जानवरों के दूध का प्रयोग कर रहे हैं तो एक तरीके से उनके जो बच्चे हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। तो अमूल और पेटा की यही कंट्रोवर्सी है, ठीक है। ये कुछ काउस के मिल्क के अल्टरनेटिव हैं जो मैंने अभी आपको डिस्कस ही कर दिए हैं, ठीक है, कि आप इन सब को प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। वेगान प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। वेगान प्रोडक्ट का सीधे सीधे मतलब है कि आप क्या करिए, मीट नहीं खाइए, डेयरी मिल्क, ये मिल्क चीज़ ये सब मत खाइए, ठीक है। और क्या यस किसको कहिए, नो करिए इन सब चीज़ों को, यस किसको करिए, कंपैशन, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो वेगान प्रोडक्ट्स आप देख रहे होंगे। हालांकि बेनिफिट्स भी इसके दिखाए गए हैं कि वेट लॉस आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं यही बोलूँगा कि इट इज़ ऑल मार्केटिज्म, ठीक है, बाजारवाद है। हालांकि आपको जो भी ठीक लगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसे ना यूज़ करिए, बट आई वुड से कि ये पूरा का पूरा विवाद था, दैट वाज इम्पोर्टेंट आपको जानना कि अमूल और पेटा का क्या विवाद था, वो यही था, ठीक है। वेगान प्रोडक्ट अगर आपसे कभी पूछ लेता है तो आपको ये सब याद रखना चाहिए कि ये सारी चीज़ें उसके प्रोडक्ट के बारे में आता है, ठीक है। मिल्क का सब्सटीट्यूट, ठीक है। चलिए भाई, पेटा अमूल की कंट्रोवर्सी आप समझ ही गए होंगे। दूध उत्पादन को लेकर के अमूल और पेटा के बीच विवाद छिड़ गया। दरअसल जानवरों के संरक्षण के लिए काम करने वाली अमेरिका की संस्था पेटा जो है, उसने दूध उत्पादन के क्षेत्र में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाली कंपनियों में से एक अमूल को वीगन मिल्क उत्पादन करने का आग्रह किया। उसने कहा भैया कि पेड़ वेड़ फल वल से उगा लो, ये जो जानवरों का दूध यूज़ कर रहे हो ये अच्छा नहीं है। तो एक तरीके से अमूल वालों ने कहा कि ये भारत में जो है जीविका को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट विल हैपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपके लिए, किस देश में पहली बार बर्ड फ्लू का मामला H10N3 इंसानों में पाया गया है? तो ये सब कहानी अभी मैंने बताया था, चाइना इसमें अग्रणी है, ये किसी को आगे नहीं जाने देगा किसी भी क्षेत्र में। तो चीन में मानव के अंदर पहला बर्ड फ्लू वायरस मिल गया है, ठीक है। और इसका पूरा का पूरा ये भी याद रखिएगा कैसा, H10N3। H10N3 जैसे आप देखते हैं ये सब क्या है, ये एक्चुअली एक प्रकार का प्रोटीन है जो वायरस पे पाया जाता है। इनको रिसर्च करके इनका नेम दिया जाता है। ये आपने देखा कि एवियन फ्लू का मतलब है, सीधे सीधे याद रखिए, बर्ड फ्लू का मतलब है ये अभी तक जो है वो बर्ड टू ह्यूमन नहीं जाता था, लेकिन पहला ऐसा खबर चाइना ने पुष्टि की हुई है कि ये बर्ड टू ह्यूमन भी ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है।
ये कौन सा शहर है जहाँ से ये देखा गया है? ये जियांगजू शहर है। आप देख रहे होंगे ईस्टर्न साइड में। भारत वाले तो जो वीडियो देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे सर ये तो अभी बहुत दूर है, ये यहाँ से भारत आने में बहुत देर लगेगी। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इतने आश्वस्त मत रहिए। हालांकि पहला खबर जो मिला है वो जियांगजू शहर में ये H10N3 वायरस मिला हुआ है, ठीक है। ये जो H10N3 की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात आप जान लीजिए। ये जो है बर्ड फ्लू या एवियन फ्लू क्या होता है, ये एक तरीके से जैसे हम लोग कहते हैं नहीं कि मनुष्यों में जुकाम होता है, वैसे ही ये इन्फेक्शंस है किसमें, वो एवियंस में है। लेकिन अभी तक ये मनुष्यों में ट्रांसमिट नहीं हो रहा था, बट नाउ दिस इज बीइंग ट्रांसमिटेड। अभी पहला न्यूज़ आया हुआ है। इसमें क्या होता है, वही सब होता है जो कोरोना में होता था, नोज, थ्रोट एंड लंग्स पे, ठीक है, इफेक्ट करेगा। ये जो H और N का केस चल रहा था, वो जो प्रोटीन्स हैं जो इनके ऊपर पाई जाती हैं वो H1 से लेकर के H18 तक होती हैं और N1 से लेकर के N11 तक के वेरिएंट्स ढूंढे गए हैं। तो जिस पर जो वेरिएंट पाया जाता है, जैसे मान लीजिए H वाला 10 पाया गया और N वाला 3 पाया गया, तो इसका पूरा नाम हो गया H10 और N3 वायरस, ठीक है। इसी तरीके से इसका नाम दिया जाता है। बेसिकली दीज आर द नेम्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। चलिए, अब वो इसके बारे में एक आप जानते हैं कि जानवरों से जो है वो मनुष्यों में जो भी बीमारियां फैलती हैं उनको कौन सी डिजीज़ आप बोलते हैं? उन्हें आप जूनोटिक डिजीज़ बोलते हैं। तो ये एक प्रकार का जूनोटिक डिजीज़ है, ठीक है। अब वो इसमें सिम्टम्स मैं आपसे डिस्कस कर ही चुका, चाइना से मिला हुआ है, ठीक है। ये आपके लिए देख लीजिएगा, जियांगजू शहर से मिला हुआ है बर्ड फ्लू, ठीक है। इंसानों में संक्रमण का पहला मामला सामने आया है, ठीक है। अब अगर इससे कोई अपडेटेड और न्यूज़ आएगी तो हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, CSO द्वारा हाल ही में प्रकाशित डेटा में भारत की GDP कितने प्रतिशत से संकुचित हुई है? बहुत फैक्ट है, आप ध्यान मत बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारी एजेंसीज आएंगी जो ये प्रेडिक्शंस देंगी कितनी तक GDP गिरेगी। हालांकि जो CSO ने किया हुआ है वो कहा है 73 गिर जाएंगी, ठीक है। पहले ये एजम्पशन 10 पॉइंट समथिंग था, ठीक है। अब इसे गिरा करके कितना कर दिया गया है कि 7.3 तक इनका जो गिरावट है वो आएगी, ठीक है। तो बस इतना, इसको बहुत जान के रखिए, ठीक है। बहुत इस पे टेंशन नहीं लेना है कि पहले 10.9 की बात की जा रही थी, अभी कहा जा रहा है 77.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में आयोजित ब्रिक्स विदेशी मंत्रियों की वर्चुअल बैठक किस देश द्वारा आयोजित की गई? ठीक है ना। तो ब्रिक्स की जो वर्चुअल बैठक आयोजित की गई, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। वर्चुअल का मतलब देख रहे हैं, ये लोग अपने अपने घर से ही, मतलब अपने अपने देश से ही सम्मेलन में शामिल हुए हैं, राइट। ठीक है, आई होप दिस हैज़ बीन डन इन इंडिया, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इंडिया में। चलिए, अगला प्रश्न है आपके लिए। हाँ, ब्रिक्स के बारे में आप जानते ही हैं कौन कौन से देश हैं, ठीक है। यहाँ पे सब दिया गया है। पहले ये ब्रिक था, साउथ अफ्रीका इसमें नहीं जुड़ा हुआ था, लास्ट में S जुड़ गया, मतलब ये ब्रिक्स हो गया, ठीक है। ये देख लीजिए, ब्रिक्स के बारे में भी दे दिया गया है, इतने देश हैं। पहले ब्रिक था, बाद में S जुड़ गया, फिर ब्रिक्स हो गया, ठीक है। क्या उद्देश्य है इसके, ये भी देख सकते हैं, ठीक है। रीजनल डेवलपमेंट की बात करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता है, रिसोर्सेज के अच्छे प्रयोग की बात करता है और अच्छे संबंध बनाने की देशों के बीच में बातें करता है। ब्रिक्स के बारे में थोड़ी सी बात आप जान लीजिएगा, ठीक है। भारत ने मेजबानी की है, आप देख लीजिए, इसका पूरा नाम ही बताता है ब्रिक्स। अभी इंडिया ने करी थी, तो अगली बार कौन करेगा? चाइना करेगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है, प्राकृतिक तेलों के उत्पादन उपयोग करने से पानी कीटाणु रहित करने के लिए CSI, मतलब पानी से कीटाणुओं को मारने के लिए एक पद्धति चालू की गई। उस पद्धति का नाम आप याद रखिएगा, स्वास्तिक उसे बोलते हैं। तो स्वास्तिक इज अ मॉड्यूल, एक तरीका है, ठीक है। IIT पुणे वालों ने इसे वो किया है, लॉन्च किया है। तो स्वास्तिक आप नाम याद रखिएगा, ठीक है। CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में इसे बनाया गया है, ठीक है। तो स्वास्तिक याद रखिएगा। ये विधि क्या है इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। आर्थिक रूप से हानिकारक बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक उसको ख़त्म कर सकती है, ठीक है। तो अच्छी खबर है अगर सक्सेसफुल रहती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं, आपके लिए पूरा का पूरा
व्यवस्था कर दिया गया है, आप इसे देखिए, पीडीएफ ले लीजिए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर टीसीएस पाठशाला सर्च करिए और वहाँ पे जाकर के पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। सीएसआईआर राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला द्वारा पुणे ने एक प्राकृतिक तेलों के उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित करने के लिए स्वास्तिक नामक एक तकनीक प्रारंभ की है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9वां है, WHO द्वारा हाल ही में वैश्विक उपयोग के लिए चीन के किस कोविड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? मैंने अभी आपको बताया था, ये सीनोवैक है। सीनोवैक नामक वैक्सीन किसकी है? वो चाइना की है। सीनोवैक्सीन जो है, हालांकि इसका जो रेट है वो 53% ही एक्यूरेसी पे काम करती है, लेकिन उसके बाद भी यूएन ने इसे मान्यता दे दी है। अपने यहाँ की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन जो है वो अभी तक मान्यता नहीं प्राप्त हुई है, बट ठीक है, चाइना वाले को मिल जा रहा है तो भारत वाले को भी मिल ही जाएगा। ठीक है, तो 18 साल से ऊपर के लोग इसे लगवा सकते हैं। सीनोवैक ये देखिए 53 मैंने ज़्यादा बता दिया था, एफिशिएंसी जो है 51% ही है। ठीक है, 2 डोज लगवाना पड़ेगा व्यक्तियों को। WHO ने अप्रूव की है हाल ही में चाइना किस वैक्सीन को? तो सीनो। ठीक है, नाम याद रखिएगा बस। ठीक है, where is that question? Next question is, ठीक है, 2 से 4 सप्ताह के बीच में 2 खुराक लगवानी पड़ेगी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का आखिरी क्वेश्चन है, WHO द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? मैं कई बार आपसे डिस्कस कर चुका था। ठीक है, अभी लास्ट वाले खबर में भी इसके बारे में बात की हुई थी और आपके लिए पढ़ने के लिए भी दे दिया है। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, एकदम पढ़ते उड़ते रहिए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, 31 मई। ठीक है, तो आंसर आपको मिल गया होगा मुझे लगता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन भी रहा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका थीम क्या है, वैसे थीम भी आपको दी गई है। ठीक है, चलिए आज के करंट अफेयर्स को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे आपसे रात को 9 बजे करंट अफेयर्स के सेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड गुड नाइट।